नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 का कक्षा 8 का विषय हिंदी का मॉडल पेपर हल करेंगे। तो आइए एक एक करके सभी प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन में संज्ञा है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। तो इसमें पहला हो जाएगा व्यक्तिवाचक। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से निजवाचक सर्वनाम हैं। तो इसके 4 ऑप्शन हैं, हम, तुम, आप और वह। तो इसका हो जाएगा हम। तीसरा प्रश्न, निम्न में से क्रिया शब्द कौन सा है। तो इसका हो जाएगा बोलना। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, कक्षा में 20 छात्र है, वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है। तो इस वाक्य में विशेषण शब्द हो जाएगा 20। 20 है वो संख्यावाचक विशेषण है। पांचवा प्रश्न है, सुदामा चरित पाठ के कवि कौन हैं। तो सुदामा चरित पाठ के कवि है नरोत्तम दास। छठा प्रश्न है, बादल शब्द का पर्यायवाची है। तो इसके 4 ऑप्शन है, जल्दी, घन, तोय और दिनकर। तो जल्दी है वो समुद्र का पर्यायवाची है, तोय है वो पानी का पर्यायवाची है और दिनकर है वो सूर्य का पर्यायवाची है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ब, घन। घन है वह बादल का पर्यायवाची है। सातवां प्रश्न है, मौलिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है। तो पहले तो प्रत्यय उसको कहते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगता है, और उपसर्ग उसे कहते हैं जो किसी शब्द के आगे लगता है। तो इस मौलिक शब्द में मूल शब्द है वो वह है मोल, और इसके पीछे एक प्रत्यय लगने से मौलिक बन गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक, दो। आठवां प्रश्न है, दुर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग होता है वो किसी शब्द के आगे लगता है। तो इसमें दुर्जन में मूल शब्द है वो वह है जन। तो इसके जन के आगे दुर शब्द लगने से दुर्जन बन गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ब, दुर। दूसरा प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या क्या करना चाहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कवि किशोरों रूपी पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए अपने सौपन भरे कोमल हाथ उन पर फेरना चाहता है और उन्हें एक मनोहर प्रभात का संदेश देना चाहता है। दूसरा प्रश्न है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव आया। तो इसका आंसर हो जाएगा, मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि उसके गांव की महिलाओं ने अब कांच की चूड़ियां पहननी शुरू कर दी थी, जिसके कारण उनके द्वारा बनाई जाने वाली लाख की चूड़ियों की पूंछ ना के बराबर रह गई थी। तो परिणाम स्वरूप उसका पैतृक धंधा बंद हो गया था और धंधे से होने वाली आय समाप्त हो गई थी, जिसके कारण वह लाचार, अशक्त और कुंठित हो गया था। तो अगला तीसरा प्रश्न है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा। यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, कोई की जगह को होगा। तो लेखक को ऐसा क्यों लगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जब बस को स्टार्ट किया गया तो पूरी बस जोर की आवाज़ करती हुई हिलने लगी। ऐसे में लेखक और उसके मित्रों को लगा कि जैसे सारी बस इंजन है और हम इंजन के अंदर बैठे हैं। अगला चौथा प्रश्न है, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वर्तमान में फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल का प्रचलन तेजी से बढ़ता जा रहा है। लोग आजकल इन वैज्ञानिक साधनों का उपयोग सुविधा अनुसार
बहुतायत से करने लगे हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि वर्तमान में पत्रों का प्रचलन कम नहीं हुआ है। आज व्यापारिक व विभागीय कार्यों की प्रत्येक सूचना पत्रों द्वारा ही भेजी जाती है। इस काम में डाक विभाग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। फिर फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल की सुविधा भी सामान्य जन तक नहीं है, इसलिए चिट्ठियों की जगह यह वैज्ञानिक साधन नहीं ले सकते। अगला 5वां प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताया है क्योंकि यह दोनों मनुष्य द्वारा बनाई गई सीमा को पार कर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। पक्षी अपने पंखों द्वारा फूलों की सुगंध दूर दूर के देशों तक फैलाते हैं और बादल एक देश के पानी से बनकर दूसरे देश में जाकर बरसते हैं। इसलिए यह मानो भगवान की ओर से संसार में भाईचारा, प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश देते हैं। 6ठा प्रश्न है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं। तो इसका उत्तर होता है, कबीर ने दोहे में पैरों के नीचे रौंदी जाने वाली घास के बारे में बताया है कि हमें कभी भी उस रौंदी जाने वाली घास को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यदि वे उस घास का छोटा सा तिनका भी उड़कर आँख में पड़ जाए तो वह घास आँख में किरकिरी कर देता है और बेचैनी ला देता है। इसके माध्यम से उन्होंने बताया है कि समाज में रहने वाले छोटे से छोटे अर्थात कमज़ोर व्यक्ति को भी हमें निर्बल मानकर सताना या दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि समय आने पर वह भी शक्ति प्राप्त कर हमें आघात पहुंचा सकता है। तीसरा प्रश्न है, सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारण क्या है, लिखिए। तो सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारण है वो है कि पहला है गाड़ी चलाते समय सतर्क न रहना, मोबाइल फ़ोन पर बात करना और अपने साथियों से बात करना। दूसरा है गाड़ी में सामने और दाएं बाएं लगे शीशों का उपयोग न करना। तीसरा है लापरवाही से गाड़ी चलाना। चौथा है तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाना और पांचवा है यातायात नियमों का पालन न करना। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों का हल, पहले हमें इन गद्यांश को पूरा पढ़ना होता है। तो आइए हम पहले इस गद्यांश को पहले पूरा अच्छी तरह पढ़ और समझ लेते हैं। तो धन के बिना मनुष्य ऊपर उठ सकता है, विद्या के बिना भी वह उन्नति कर सकता है, परंतु चरित्र के बिना वह सर्वथा पंगु है। किसी अन्य गुणों से इनकी तुलना नहीं की जा सकती। निर्धन और धनवान, अशिक्षित और शिक्षित, प्रत्येक मनुष्य के लिए चरित्र बल आवश्यक है। निर्धन की तो यह एकमात्र पूंजी है। धनवान के लिए निर्धन की अपेक्षा चरित्र की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रलोभन व वासना के जाल में फंसे रहना धनवान के लिए अधिक संभव है। चरित्रहीन धनवान चरित्रहीन निर्धन की अपेक्षा कहीं अधिक भयंकर होता है। तो ये था हमारा अपठित गद्यांश, और इस गद्यांश को पढ़कर ही इसके नीचे जो प्रश्न 3 प्रश्न दिए हुए हैं उसके उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक का मतलब होता है कि इसका हम एक 2 या 3 शब्दों में इस गद्यांश को क्या नाम दे सकते हैं, वे हमारा हो जाएगा शीर्षक। तो इसका शीर्षक हम दे सकते हैं चरित्र का महत्व, या फिर आप अपने हिसाब से भी कुछ दे सकते हो, जैसे चरित्र हो गया, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं चरित्र का महत्व। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, चरित्र बल की किसके लिए अधिक आवश्यकता बताई गई है और क्यों। तो चरित्र की हम इस प्रश्न का उत्तर हमें इसी गद्यांश के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं, तो हमें ये प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर हमें मिल जाता है कि धनवान के लिए चरित्र बल की अधिक आवश्यकता बताई गई है, क्योंकि धनवान व्यक्ति लोभ, लालच और वासना के जाल में अधिक फंसा रहता है। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, गद्यांश का सारांश लिखिए। तो सारांश का अर्थ होता है कि ये जो गद्यांश है इसका संक्षिप्त रूप लिखना, यानी कि छोटा रूप लिखना, 2 या 3 लाइनों में इसका सार है वो हमें बताना होता है।
मेन और मुख्य जो बातें होती है वो हमें लिखनी होती है। तो ये 2-3 लाइनों में हमें उत्तर देना होता है इसका। तो इसका उत्तर हो जाएगा, धन और विद्या के बिना मनुष्य उन्नति कर सकता है, परंतु चरित्र के बिना वह पंगु है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए चरित्र बल आवश्यक है। निर्धन के लिए तो यह पूंजी है, लेकिन धनवान के लिए भी परम आवश्यक है, क्योंकि चरित्रहीन होने पर वह दूसरों का और भी बुरा कर सकता है। तो इस प्रकार से ये गद्यांश के सभी प्रश्न हल करती हैं। अगला प्रश्न है 5वां कि निम्न पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या वाले जो शब्द होते हैं इसके अंदर सप्रसंग व्याख्या का बोला गया है। तो सप्रसंग व्याख्या का मतलब होता है कि प्रसंग सहित उसकी व्याख्या करनी होती है। और प्रसंग उसको कहते हैं जिसके अंदर हमें इसके बारे में कुछ बताना होता है कि हमारे इस पाठ कौन से पाठ से इस जो पद्यांश है वो लिया गया है और इसके लेखक या कवि कौन हैं। ठीक है, तो पहले हम इस प्रसंग लिखते हैं कि यह जो पद्यांश है तो यह सवैया नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित पाठ से लिया गया है। इसमें सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण के भावुक हो उठने की स्थिति का वर्णन किया गया है। अब इसकी व्याख्या लिख लेते हैं। तो इसकी व्याख्या है, जो भी ये पद्यांश दिया गया है इसका हिंदी अनुवाद यही व्याख्या कहलाता है। तो इसका हिंदी अनुवाद है कि द्वारपाल के मुंह से सुदामा के आने का जिक्र सुनते ही श्री कृष्ण दौड़कर उन्हें लेने जाते हैं। उनके पैरों के छाले घाव और उनमें चुभे कांटे देखकर श्री कृष्ण को कष्ट होता है और वो कहते हैं कि मित्र, तुमने बड़े दुखों में जीवन व्यतीत किया है, तुम इतने दिन या फिर इतने समय मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। सुदामा जी की दयनीय दशा देखकर श्री कृष्ण रो पड़ते हैं और पानी की परात को छुए बिना ही अपने आंसुओं से सुदामा के पैर धोते हैं। तो अगला प्रश्न है 6ठा प्रश्न, आप अपने विद्यालय से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है, इसलिए अपने प्रधान अध्यापक को टीसी प्राप्त करने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना होता है। तो प्रार्थना पत्र लिखना है जो टीसी के लिए। तो प्रार्थना पत्र का एक प्रारूप होता है, उस प्रारूप के अनुसार ही आपको प्रार्थना पत्र लिखना होता है और ये प्रारूप यहाँ दिया हुआ है। अच्छी तरह से देख लीजिए। पहले हमें लिखना होता है सबसे ऊपर की लाइन में सेवा में, और सेवा में लिखने के बाद में हमें एक कोमा लगानी होती है। उसके बाद में नीचे वाली लाइन में लिखते हैं श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय। यहाँ आगे अपने विद्यालय का नाम लिख देना है। अगर प्रश्न में विद्यालय का नाम दिया हुआ होता है तो आपको वही लिखना होता है, और अगर प्रश्न में विद्यालय का नाम नहीं दिया हुआ है तो आपको अपने अपने विद्यालय का नाम लिखना होता है। उसके बाद में लिखते हैं विषय। तो विषय हो जाएगा टीसी प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र। उसके नीचे वाली लाइन में लिखते हैं महोदय, और महोदय के बाद में नीचे लिखते हैं उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मैंने आपके विद्यालय से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है और अब मैं 9वीं कक्षा में अन्य विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे टीसी की आवश्यकता है, अतः प्रार्थना है कि मुझे टीसी, यहाँ पर किसी लिख दिया है, मिस प्रिंट हो गया है, तो आपको यहाँ कर लेना है टीसी। यहाँ आपको टीसी करना है। तो टीसी प्रदान करने की कृपा करें, आपकी अतः कृपा होगी। तो नीचे लिखना है प्रार्थी और फिर आपका नाम लिख देना है। तो ये हो जाएगा प्रार्थना पत्र। उसके बाद में अगला प्रश्न है स्वच्छता के बारे में संवाद लिखिए। तो ये संवाद है जो दो छात्रों या व्यक्तियों के बीच में जो वार्तालाप होता है वो हमें लिखना होता है। 6-7 लाइन में या 6-8 लाइन में लिखना होता है। तो ये संवाद, पहले संवाद है कि अनिल, तो अनिल बोलता है हमारे देश में इतनी ज़्यादा गंदगी क्यों है। तो सुनील बोलता है हम भारत को स्वच्छ रखने पर समुचित ध्यान नहीं देते हैं। तो अनिल बोलता है मैं एक नागरिक के रूप में क्या कर सकता हूँ। तो सुनील बोलता है हमें कचरे को कचरा पात्र में डालना और हमें सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी करने से बचना चाहिए।
तो अनिल कहता है क्या भारत सरकार ने स्वच्छ भारत के लिए कोई कार्य योजना शुरू की है? तो सुनील कहता है हाँ, पर सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया है। तो अनिल कहता है यदि हम सब नागरिक इस नियमों का पालन करें तो हम स्वच्छ भारत के लिए योगदान कर सकते हैं। ये था वार्तालाप। फिर सुनील बोलता है हाँ, मैं आशा करता हूँ कि विद्यार्थी और नागरिक भारत की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। ये वार्तालाप था 7-8 लाइन में। तो अगला प्रश्न है 8वां, जो है निम्न में से किसी एक पर निबंध लिखिए। यहाँ 2 निबंध दिए गए हैं, पर्यावरण प्रदूषण और कंप्यूटर का महत्व। आपको कोई एक निबंध लिखना है। यहाँ पर दोनों निबंध दिए गए हैं। पहला है पर्यावरण प्रदूषण। तो निबंध लिखते समय हमें इसकी प्रस्तावना से शुरू करना चाहिए और फिर इसके प्रभाव होते हैं या फिर इसके जो रोकने के उपाय होते हैं वो सब, या फिर कारण होते हैं वो सब लिखने होते हैं। तो सबसे पहले इसका प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना में है कि सारा विश्व पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से ग्रस्त है। संसार की प्रत्येक वस्तु किसी न किसी रूप से प्रदूषित हो रही है। इस कारण पर्यावरण प्रदूषण मानव जीवन के लिए एक खतरा बन गया है तथा पर्यावरण प्रदूषण को रोकना अति आवश्यक है। उसके बाद में पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव। तो प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है तथा अनेक नए नए रोग पनप रहे हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आदि से सभी प्राणियों का जीवन खतरे में पड़ रहा है। इससे अनाज और फल सब्जियां भी दूषित हो रही है। वैज्ञानिकों ने इसे भविष्य में अनेक बीमारियां एवं खतरों की आशंका व्यक्त की है। उसके बाद में है पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपाय। तो ऐसे हो जाएगा, समय रहते इनके बारे में सोचने तथा उपाय करने के अनेक उपाय हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन पर्यावरण संतुलन के अनेक उपाय कर रहा है, जैसे वनों की कटाई को रोकना तथा नए वृक्ष लगाना, जलाशय एवं नदियों को स्वच्छ रखना आदि अनेक प्रकार के उपाय कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाना तथा वन्य जीवों तथा प्राणियों की रक्षा करना आदि उपायों से पर्यावरण प्रदूषण को रोक सकते हैं। विभिन्न प्रकार के उद्योगों से निकलने वाले धुएं से ज़्यादा प्रदूषण होता है, उसको नियंत्रित करके पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकता है। उसके बाद में हमें लिखना होता है उपसंहार। तो खुशहाल जीवन के लिए पर्यावरण संतुलन अति आवश्यक है। पर्यावरण को स्वच्छ रखना हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक प्रदूषण रहित वातावरण दे सकें तथा उनके जीवन में खुशहाली ला सकें। उसके बाद में दूसरा निबंध है कंप्यूटर का महत्व। तो इसकी प्रस्तावना है कंप्यूटर का आविष्कार विज्ञान की सर्वाधिक चमत्कारी घटना है। यह मानव का नया मस्तिष्क है जो तीव्र गति से गणना और स्मरण करने की क्षमता रखता है। उसके बाद में कंप्यूटर के विभिन्न प्रयोग। तो कंप्यूटर का अनेक कामों में प्रयोग किया जा रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान, कृत्रिम उपग्रहों के प्रक्षेपण और संचालन में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। बैंकों में सारा हिसाब किताब कंप्यूटर से किया जाता है। रेलवे कार्यालय में टिकट बुकिंग से लेकर रेलगाड़ी के संचालन में इसका उपयोग हो रहा है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग हो रहा है। आजकल ऑनलाइन शिक्षा से शिक्षा को इसको बढ़ावा मिला है तथा शिक्षा प्रणाली में काफ़ी सुगमता लाया है। उसके बाद में कंप्यूटर का उपयोग और महत्व। किताबों, समाचार पत्रों तथा मुद्रण प्रकाशन के सभी कार्यों में कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ रही है। इस प्रकार अब प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग एवं महत्व बढ़ता जा रहा है। चिकित्सा कार्यों में भी कंप्यूटर का उपयोग बहुतायत से किया जा रहा है, अतः चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका विशेष महत्व है। फिर अंत में है उपसंहार कि कंप्यूटर आज के समय में आवश्यक हो गए हैं। कंप्यूटर के बिना कोई भी कार्य आज नहीं किया जा सकता, अतः कंप्यूटर हर क्षेत्र में अपना विशेष महत्व रखता है। इस प्रकार से इस मॉडल पेपर विषय हिंदी कक्षा 8 का हल था। आशा करता हूँ कि आपको सब समझ में आया होगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।